हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक नई क्लास के साथ। कल हमने चर्चा की लास्ट विद्युत फ्लक्स पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा गाउस लॉ, गाउस का नियम। अब ये जो नियम है आपके पास कहाँ यूटिलाइज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा, स्टेटमेंट क्या है। तो पहली बात तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वहाँ हम जनरली इसको यूज़ लेंगे। लेकिन ये नियम लागू होता है क्लोज्ड सरफेस के लिए, एक बंद पृष्ठ के लिए। अगर वहाँ बंद पृष्ठ नहीं ले रहे हैं, क्लोज सरफेस नहीं ले रहे हैं, तो गाउस नियम अप्लाई नहीं होगा। क्या है नियम, क्या इसके लिमिटेशंस हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं वो समझते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले उसकी बात करें तो गाउस का नियम बोलता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ एक क्लोज्ड सरफेस, एक बंद पृष्ठ जो है, उससे जो आउटगोइंग फ्लक्स होगा, उससे जो फ्लक्स निर्गत होगा, वो आवेश से कैसे संबंधित है, आवेश से कैसे रिलेट है, चार्ज से कैसे रिलेट करता है, ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है, वो आपके पास ये स्टेटमेंट करेगा। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्लोज सरफेस के लिए, एक बंद पृष्ठ के लिए, जो आपके पास आउटगोइंग फ्लक्स होगा, जो निर्गत फ्लक्स होगा, वो उस सरफेस से, उस क्लोज सरफेस से संबंधित टोटल चार्ज, उससे जुड़े हुए टोटल चार्ज और जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी के रेशो के इक्वलेंट होगा। मींस फाई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन जीरो। मतलब फ्लक्स और चार्ज जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट आपके पास में ये रिलेट कर रहा है, संबंधित कर रहा है। मेन स्टेटमेंट ये है इसका, फाई इज इक्वल्स टू क्यू और एप्सिलॉन जीरो। इसको आगे चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। ऊपर नीचे दोनों जगह हमने 4 पाई से मल्टीप्लाई किया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो आप समझते हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, के फॉर्म में हमने चेंज करते हैं, फाई इज इक्वल्स टू 4 पाई के क्यू। मतलब इसका दूसरा फॉर्म क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्लोज सरफेस से जो आउटगोइंग फ्लक्स है, वो टोटल चार्ज जो उससे रिलेटेड है उसका 4 पाई के टाइम्स होता है। मतलब गाउसियन सर आपके पास लो जो है वो फ्लक्स और चार्ज को कोरिलेट कर रहा है। अब इसके लिमिटेशंस क्या है। पहला लिमिटेशंस आपके डेफिनेशन में आ गया कि क्लोज सरफेस के लिए फॉलो होता है। क्लोज सरफेस है तो फॉलो होगा, क्लोज सरफेस नहीं है तो फॉलो नहीं होगा। दूसरी बात, ये सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करता है, आवेश पर निर्भर करता है। आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात, अगर क्लोज सरफेस जो है उससे रिलेटेड चार्ज जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा। फ्लक्स जीरो का मतलब ना कोई फ्लक्स आएगा ना कोई फ्लक्स बाहर जाएगा। मतलब उस सरफेस में ना तो कोई विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन एंटर करेगी, ना आपके पास बाहर निकलेगी। ठीक है। एक है आपके पास Q, आपके पास पॉजिटिव है, सरफेस जो से रिलेटेड चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा। फ्लक्स पॉजिटिव का मतलब है वहाँ फ्लक्स आउटगोइंग होगा, एक्स्ट्रा है, वो बाहर निकल रहा है एक तरीके से। अगर चार्ज जो है सरफेस से रिलेटेड वो नेगेटिव है तो फ्लक्स नेगेटिव होगा, फ्लक्स इनकमिंग होगा, यानी कि फोर्स फील्ड लाइन जो है वो एंटर करेंगी। ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है। सबसे मेन लिमिटेशन ये क्लोज सरफेस के लिए फॉलो होता है। अब इसको यूटिलाइज करेंगे हम अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या चार्ज डेंसिटीज़ के लिए। चार्ज सिस्टम जो होंगे उनके लिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सबसे मेन एक क्लोज सरफेस के लिए फॉलो होगा। तो हम किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो क्वेश्चन में देगा, सबसे पहले इसको फॉलो करने के लिए हम एक एज्यूम्शंस लेके चलेंगे गाउसियन सरफेस का, यानी कि गाउस के लॉ को फॉलो करने के लिए आप एक क्लोज सरफेस एज्यूम करेंगे। उस एज्यूम की गई क्लोज सरफेस को गाउसियन सरफेस के नाम से जाना जाएगा। तो बिना गाउसियन सरफेस का हम इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक एप्लीकेशन देख रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आरबीएससी में, सीबीएसई में उनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेरिवेशन पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास यहाँ से। तो पहला है आपके पास जो डेरिवेशन है, एक ही नहीं है, इससे 3 या 4 डेरिवेशन अपन पूरे कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल।
एक समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम गाउस के नियम की सहायता से। तो यहाँ हमने दिखाया हुआ है एक गोलीय सरफेस, बोर्ड पर गोला या स्फीयर दिखाना पॉसिबल नहीं है। स्फेरिकल सेल का मतलब अंदर से वो खोखला है, सारा जो मास है उसके सरफेस पर है, एक फुटबॉल टाइप वो है आपके पास। ये इसका रेडियस कैपिटल आर है, क्यू चार्ज हमने इसको दिया, सारा का सारा चार्ज कहाँ, इसके सरफेस पर, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं तो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जब चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वहां कौन सी डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां से अपन आगे चलते हैं। इस स्फेरिकल सेल के लिए अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ बहुत आसानी से, बहुत धीरे तरीके से अपने को आगे बढ़ना होगा, उसके बाद ही अपन समझ पाएंगे कि ये टॉपिक कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। देखते हैं हम, हो सकता है बोर्ड पर नीचे नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं साइड में लिखूंगा, वो भी अपन देखते जाएंगे हाथ की हाथ। तो यहाँ दिखाया हुआ है एक स्फेरिकल सेल, रेडियस आर, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका कोई रोल नहीं है, फिर भी मैंने दिखाया है। डेंसिटी होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया था। क्या होता है, Q ओवर एरिया, इसका एरिया 4πr², तो सिग्मा इज इक्वल्स टू Q ओवर 4πr²। अभी तो हमारे पास चार्ज दिया है, अगर चार्ज नहीं दे, कभी कभी डेंसिटी देता है, तो वहाँ चार्ज को हम डेंसिटी के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अपने को क्या करना है, इस आपके पास स्फेरिकल सेल के लिए इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। पॉइंट P इसके आउटसाइड हो सकता है, सरफेस पर हो सकता है, अंदर हो सकता है, सेंटर पर हो सकता है, सारे पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। तो केस फर्स्ट ले रहे हैं, जबकि पॉइंट P इसके आउटसाइड है, स्फेरिकल सेल जो उसके बाहर स्थित है, बाहर है तो आपके पास बिना डायग्राम के नहीं चल सकते। एक बात और, ये जितना बड़ा साइज आपने दिखाया है, जितने भी डायग्राम बने सारे साइज सेम दिखने चाहिए। तो इसी को हम दिखाते हैं। ये आपके पास स्फेरिकल सेल, रेडियस आर, सेंटर O, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यूनिफॉर्मली चार्ज हम प्लस के सिंबल से दिखाते हैं जनरली। क्यों दिखाते हैं, इसका रीजन हम आपके पास समझ चुके हैं। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसीलिए लिया जाता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल हाई होता है, नेगेटिव दिखा सकते हैं, उसका पोटेंशियल लो होता है। ठीक है, अब अपने को एक पॉइंट P है, इसके आउटसाइड है पॉइंट P, ये है इसका सेंटर से डिस्टेंस R। अब आपको क्लोज सरफेस चाहिए। क्लोज सरफेस ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ ये डिस्टेंस वाला, R डिस्टेंस वाला एक ही पॉइंट नहीं, इस सेंटर से R डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट हैं सबको कंसिडर करें। तो सोचिए क्या होगा, एक स्फीयर को क्लोज्ड कौन करेगा, दूसरा स्फीयर, और सारे पॉइंट कवर करने हैं तो इसको सेंटर लेते हैं और स्मॉल r रेडियस का एक दूसरा स्फेरिकल सेल अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गाउसियन सरफेस जो है एक स्फीयर शेप होगा ये, क्योंकि स्फीयर को स्फीयर ही क्लोज कर सकता है। अब क्या दिख रहा है, सारे पॉइंट्स जो दिख रहे हैं उसकी सेंटर से डिस्टेंस सेम है। पॉइंट P इस सरफेस पर है, ये हमारा एज्यूम्शंस है। गाउसियन सरफेस इमेजिनरी है, इसलिए इसको हमेशा डॉटेड लाइन से शो करना है। आगे चलना है। ये सरफेस सबको पता है, एरिया की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। एक तरीके से एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, और पूरा का पूरा पॉजिटिव बड़ा दिखाया, उसको छोटा एज्यूम करें तो पॉइंट चार्ज के लिए बिहेव करेगा। और पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा आउटवर्ड होती है। तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमने दिखा दी है। अब इसके लिए गाउस लॉ जो है वो फॉलो करते हैं। गाउस लॉ क्या कहता है, phi इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन 0। इससे टोटल चार्ज कितना एनक्लोज्ड है वो फ्लक्स आप पढ़ चुके हैं। ये आपके पास इसका एक एलिमेंट के लिए फ्लक्स होता है क्या, E डॉट डी ए। पूरे सरफेस के लिए क्लोज आपके पास इंटीग्रेशन, लेकिन क्लोज सरफेस है क्लोज इंटीग्रेशन। तो टोटल फ्लक्स हमने लिख दिया है E डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रेशन। इसके अंदर टोटल चार्ज एनक्लोज कितना है, Q ओवर एप्सिलॉन 0। E डॉट डी ए, E डी ए कॉस थीटा, Q ओवर एप्सिलॉन 0। इक्वेशन डाल दिया नंबर 2। अब देखिए सिमेट्री है,
हर एक पॉइंट जो है इस गाउसियन सरफेस का, उसकी सेंटर उससे डिस्टेंस कैसा है, एक जैसा आर ही रहने वाला है। तो इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है सब जगह कैसा, यूनिफॉर्म होगा, सिमेट्री है, तो इसलिए ई कांस्टेंट। दूसरा दिख रहा है ई और डी ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना होगा, 0, थीटा 0, कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1 हो गया। तो यहाँ हो सकता है नहीं दिख रहा हूँ, मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहीं चल जाते हैं हम आगे। तो यहाँ से आगे इसी पर अप्लाई करते हैं जब ये कंडीशंस, देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ई कांस्टेंट आउट होगा, इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा 1 हो चुका है इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन 0। ई डी ए इस एलिमेंट का एरिया, इंटीग्रेशन पूरे एलिमेंट का एरिया, क्लोज सरफेस का एरिया कैसा है, स्फेयर, तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू ओवर एप्सिलॉन 0। तो क्या होगा आगे, E इज इक्वल्स टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये यहां ले जाते हैं, Q ओवर आर स्क्वायर। ये इस स्फेरिकल सेल के लिए बाहर अगर पॉइंट P है, कोई भी पॉइंट है, तो वहां इंटेंसिटी, डिस्टेंस बदलेगा, डिस्टेंस वेरी करेगा, कुछ भी हो सकती है, इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ चेंज होगा। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं k क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में E का डायरेक्शन यही रहने वाला है, जो R का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में E है, तो यूनिट वेक्टर आर कैप काम में ले सकते हैं, k क्यू ओवर आर स्क्वायर आर कैप, ये इसका वेक्टर फॉर्म। मतलब k कांस्टेंट, q कांस्टेंट डिस्टेंस पर डिपेंड है। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए आपने कैलकुलेट किया, सेम वही आपके पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो स्फेरिकल सेल के लिए बाहर जो इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस जो है उसके इनिवर्सली, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनिवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे r इंक्रीज होगा, r बढ़ेगा, e डिक्रीज होता जाएगा। मतलब स्फेरिकल सेल से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। दूसरी कंडीशन चलते हैं, अगर आपके पास ये पॉइंट जो है P ये सरफेस पर आता है, तो बाहर से लेके सरफेस तक यही फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं, यही मेथड। तो क्या चेंज होगा, सिर्फ सरफेस पर स्मॉल r कैपिटल R के इक्विवेलेंट होगा, तो यहाँ से k क्यू ओवर आर स्क्वायर, लेकिन स्मॉल r कैपिटल R के इक्विवेलेंट है। ये नहीं कि यूनिट वेक्टर को कैपिटल R कैप से, यूनिट वेक्टर स्मॉल r के फॉर्म में ही चल रहा है, वैल्यू कैपिटल R के इक्विवेलेंट है, तो r कैप मतलब सरफेस पर जो इंटेंसिटी होगी वो होगी k क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये आ गया। अब चलते हैं थर्ड केस पर, अगर पॉइंट P जो है वो सरफेस पर हो चुका, बाहर हो चुका, अंदर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो पॉइंट P अंदर दिखाया है, पूरा वही डायग्राम, रेडियस कैपिटल R, पॉइंट P यहाँ, तो गाउसियन सरफेस इस बार कहाँ होगा, अंदर, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस R है तो R डिस्टेंस के सारे पॉइंट को कवर करेगा गाउसियन सरफेस, तो फिर से गाउसियन सरफेस स्फेरिकल होगा, लेकिन उसका रेडियस कम हो जाएगा। कैपिटल R पहले बड़ा था स्मॉल r, अब स्मॉल r छोटा हो गया, छोटा हो गया तो ये गाउसियन सरफेस, लेकिन यहाँ अंदर कोई चार्ज है नहीं, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप कैसे होगा, गाउसियन रो फॉलो करते हैं, फाई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि q और एप्सिलॉन 0, q 0, 0 है तो फाई 0, फाई का डेफिनेशन वही जो यहाँ फॉलो किया आपने, E डॉट डी ए यहाँ फॉलो करते हैं। लेकिन जब आपके पास सरफेस है ई डी ए कॉस थीटा 0, यहाँ सरफेस है गाउसियन, तो एलिमेंट होगा, अल्पांश होगा, डी ए 0 नहीं हो सकता। दूसरी बात और आगे चलते हैं, कॉस थीटा अगर यहाँ आपके पास ई होता, डी ए है, तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन कुछ होता, कॉस थीटा 0 नहीं है, 0 से 90 के बीच कुछ आता तो कॉस थीटा आपके पास 0 नहीं है। दूसरा ई डी ए कॉस थीटा, तीन वैल्यूज़ का मल्टीप्लीकेशन 0, 2 0 नहीं है, तो कहीं ना कहीं ई 0 है। तो इसका मतलब एक स्फेरिकल सेल जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो ये है आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल बाय गाउस लॉ। गाउस के नियम से एक स्फेरिकल सेल के लिए, एक गोलीय कोश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात करते हैं आगे, अगर यही टॉपिक कन्वर्ट कर दें हम किस में, स्फेरिकल सेल ना होकर के चालक गोला बना दें इसको, तो क्या चेंज आएगा, चेंज कुछ नहीं, चालक गोला है आपके पास, देखते हैं थोड़ा सा एक बार स्टडी कर लेते हैं। चालक, चालक क्या होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टिंग स्फीयर है, वहां पर कंडक्टिंग स्फीयर है, फ्री आपके पास में, तो वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जैसे ही उसको चार्ज देंगे आपके पास वो मोशन करते हैं अंदर,
मोशन करते हैं तो उनकी मोशन इस तरह से एडजस्ट रहती है कि अंदर और बाहर स्फीयर जो है उसके अंदर और बाहर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होता है। अब बात की हमने चार्ज दिया, चार्ज दोगे तो सारे गोले के अंदर स्फीयर के अंदर जाएगा, सेम नेचर का होगा। अगर पॉजिटिव दिया तो भी सेम, नेगेटिव दिया तो भी सेम। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो सारे चार्ज एक दूसरे से दूर भागेंगे। दूर भागेंगे तो मान लो हमको अपने घर में भागना है, दूर भागना है तो मैक्सिमम कहाँ भाग सकते हैं, अपने घर की छत तक। उसके बाद कहाँ भागेंगे, 2 मंजिल की है 2 मंजिल की छत तक, उसके बाद हवा में तो भाग नहीं सकते। तो जब यहाँ इसको चार्ज देंगे तो चार्ज देने के बाद एक बार अंदर जाएगा, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित होंगे। प्रतिकर्षित होंगे तो दूर भागेंगे, दूर भागेंगे तो मैक्सिमम दूर कहाँ तक जा सकते हैं, उसके सरफेस तक। तो यहाँ भी चार्ज आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पर। और जब सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो आपके पास ये क्या बन गया है, ये कंडक्टर चालक गोला। लेकिन ये किसके लाइक बिहेव करेगा, एक स्फेरिकल सेल के लाइक। तो इसका मतलब यहाँ जो कैलकुलेशन चलेगी वो सेम चलेगी, सारा कुछ यही रहने वाला है। अगर आपके पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी वही होगी, आपके पास पॉइंट P जो है किसी पॉइंट पर जहाँ इंटेंसिटी निकालनी है वो बाहर है, तो यही मेथड रहेगा सारा, यही डायग्राम, यही कैलकुलेशन। अगर सरफेस पर आते हैं तो सेम कंडीशन, बाहर जाते हैं अंदर चले जाते हैं तो सेम कंडीशन। तो मतलब एक चालक गोला, एक स्फेरिकल सेल और एक कंडक्टिंग स्फीयर, एक चालक गोला और एक गोलीय कोश, दोनों के लिए सेम है। बस थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट शुरू में हमको कनेक्ट करना है, क्योंकि चालक जो है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब उसको अपन चार्ज देते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित, और एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। दूर भागेंगे तो मैक्सिमम कहाँ, सरफेस तक जा सकते हैं। इसलिए सारा चार्ज उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो और एक स्फेरिकल सेल के लाइक वो बिहेव करेगा, एक चालक गोला गोलीय कोश की तरह व्यवहार करेगा। तो ये दोनों कंडीशन सेम है। और आगे चलते हैं इसके बाद। अब हम आगे चलते हैं तीसरा। फर्स्ट हमने जाना स्फेरिकल सेल, गोलीय कोश। दूसरा हमने बताया चालक गोला, सेम कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव पार्ट सेम। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट पर। तीसरा जो टॉपिक है वो है हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अचालक गोला। क्या चेंज होगा देखते हैं। अचालक गोला, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, रेडियस r, सेंटर O, चार्ज दिया Q चार्ज दिया तो नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर है तो सारा चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 3D स्ट्रक्चर होता है स्फीयर, 3D त्रिविमीय है, 3D स्ट्रक्चर है, तो यहाँ आपके पास वॉल्यूम में जाएगा। वॉल्यूम में जाएगा तो डेंसिटी होगी आपके पास वॉल्यूम डेंसिटी Q/V। Q होगा आपके पास रो इज इक्वल्स टू Q/4π3πRQ, देन Q इज इक्वल्स टू 4/3πRQ इंटू रो। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब वही अपने को क्या करना है, इसके लिए इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब पॉइंट P कहाँ, अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, सरफेस पर हो सकता है, सेंटर पर हो सकता है। तो वही केस फर्स्ट, जबकि स्मॉल r इज ग्रेटर देन r, मतलब आउटसाइड, बाहर, पॉइंट P बाहर है तो डायग्राम सेम चल रहा है, बस वहाँ सरफेस पर दिखाते थे, यहाँ आपके पास पूरे में है, ठीक है। ये पॉइंट P है, पॉइंट P है तो r डिस्टेंस के सारे पॉइंट फिर कवर करने हैं, लेकिन सिमेट्री के साथ, क्योंकि एक क्लोज सरफेस के लिए। तो जब r डिस्टेंस के सारे पॉइंटों को कवर करेंगे
तो आपके पास गोले को कवर करेगा एक गोला, स्फीयर को कवर करेगा एक स्फीयर, स्फीयर को एक स्फीयर ही बंद कर सकता है। तो जो क्लोज्ड सरफेस गाउसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा, फिर से स्फीयर। ठीक है, तो आपके पास गाउस लॉ, पॉइंट पी सरफेस पर आ गया, सरफेस एरिया इसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पृष्ठ के लंबवत। ई आपको पता है ये किसके लाइक बिहेव कर रहा है, एक बड़े पॉइंट चार्ज के लाइक, तो डायरेक्शन ई की हमेशा आउटवर्ड होगी। फिर से यहाँ ई डी ए एक ही डायरेक्शन में चले जाएंगे, थीटा फिर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ ई डॉट डी ए क्यू और एप्सिलॉन जीरो, टोटल चार्ज इसके अंदर एनक्लोज्ड है तो क्यू ओवर एप्सिलॉन जीरो। यहाँ तक वही सिमेट्री है, ई कांस्टेंट, दोनों फिर से एक ही डायरेक्शन में है, थीटा जीरो कॉस थीटा वन। आपके पास फिर से वही आ गए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पर चलते हैं, ई आउटसाइड में इंटीग्रेशन डी ए इक्वल्स क्यू ओवर एप्सिलॉन जीरो। ई डी ए इस एलिमेंट का एरिया, पूरे स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर क्यू ओवर एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो वापस से 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के क्यू ओवर आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में वही के क्यू ओवर आर स्क्वायर आर कैप, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, ई का डायरेक्शन ये है, यही आर का डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर आर कैप से। तो मतलब बाहर जो आपके पास में गोलीय कोश स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग स्फीयर चालक गोला और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तीनों के लिए यहाँ तक सेम। अब सरफेस पर चलते हैं, पॉइंट पी सरफेस पर है। जब सरफेस पर आएंगे तो ये डायरेक्शन आपके पास कैलकुलेशन मेथड यहाँ तक, फर्क क्या होगा, जब सरफेस पर आएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्विवेलेंट। तो यहाँ तक सब में सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक जैसा चला अभी तक वैसा। अब प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो आउटसाइड। अगर ये कंडीशन है तो देखते हैं अपन, डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा। मेथड थोड़ा सा चेंज होगा। इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है इस तरीके से, वहाँ नहीं था। यहाँ हमारे पास अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होने वाला है, वापस से सेम डायरेक्शन में दोनों आ जाएंगे। लेकिन चार्ज जो है इसमें टोटल चार्ज था Q। अब देखिए ये पूरा गोला एज्यूम करते हैं पानी का गोला, तो सारा पानी इसके अंदर है, पानी का बैलून है, इसके अंदर एक छोटा बैलून, तो क्या चेंज होगा, इसमें ज़्यादा पानी है, इसमें थोड़ा कम होगा। मतलब डेंस दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में पानी है, डेंसिटी सेम है लेकिन क्वांटिटी अलग है। इसमें पूरा फुल पानी है, इसमें थोड़ा कम है, तो क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो वो एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर जो क्वांटिटी है चार्ज की वो है Q डैश। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए अपने को पहले इसके अंदर कितना चार्ज है वो कैलकुलेट करना होगा। वो कैलकुलेट अपन आगे करते हैं। उसी को जब तक अपन आगे नहीं बढ़ाएंगे अपन आगे नहीं जा सकते। बिना कैलकुलेशन कुछ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट इंपॉर्टेंट था, वो काम आएगा। Q इज इक्वल्स टू था रो 4/3 पाई आर क्यूब, ये फर्स्ट था। तो यहाँ जो Q डैश आएगा, चार्ज निकालना है। आपके पास डेफिनेशन है रो इज इक्वल्स टू Q ओवर V, देन Q इज इक्वल्स टू रो इंटू V, चार्ज रो कॉमन इंटू वॉल्यूम। Q डैश रो का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में है, यहाँ से था Q ओवर 4/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम 4/3
पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल, तो यहाँ से क्यू डैश इज इक्वल्स टू स्मॉल आर क्यूब ओवर कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल क्यूब। ये क्यू डैश आ गया। मतलब इस गाउसियन सरफेस में इतना चार्ज रिलेटेड है, इतना चार्ज एनक्लोज्ड है। ठीक है, देन बाई गॉस लॉ, ठीक है, फॉर गाउसियन सरफेस फाई इज इक्वल्स टू, पाई डायरेक्ट कर देते हैं, फ्लक्स ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू डैश ओवर एप्सिलॉन जीरो, क्लोज इंटीग्रेशन, ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू डैश का वैल्यू स्मॉल आर क्यूब स्मॉल क्यू कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन जीरो। वहां पर वही कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ई कांस्टेंट है, सिमेट्री है। सेकंड कंडीशन थीटा ई और डी ए पैरेलल हैं, थीटा 0 कॉस थीटा 1। यहाँ अप्लाई कर देते हैं, ई बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए क्यू स्मॉल आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन 0, ई एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्मॉल आर क्यूब एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर क्यूब। यहाँ तक आएंगे। आगे चल सकते हैं। E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई, नीचे जा रहा है, एप्सिलॉन 0, दो पावर से दो पावर कैंसिल होंगे, स्मॉल आर ओवर आर क्यूब क्यू, यानी कि क्या है यहाँ से E इज इक्वल्स टू के क्यू स्मॉल आर ओवर आर क्यूब, वेक्टर फॉर्म में के क्यू ओवर कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर, यूनिट वेक्टर आर कैप, क्योंकि डायरेक्शन इधर यही का, आर का डायरेक्शन ये है तो आर कैप, यानी कि यहां से आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब सेंटर से पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी आई है, सेंटर से डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगा, सेंटर से दूर जाएंगे इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। मतलब अंदर जो इंटेंसिटी है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, वो क्या है, सेंटर से डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। केस फोर्थ पर चलते हैं। अंदर इस बार जीरो नहीं आया, सेंटर पर बात करते हैं। R0, जब सेंटर पर R0 होगा तो ये इक्वेशन नंबर जो भी है आपके पास, नंबर फोर्थ एज्यूम कर लेते हैं। R0 0 रखेंगे तो E कितना होगा यहाँ पर 0। तो मतलब नॉन कंडक्टर में अंदर इंटेंसिटी 0 नहीं है। कहाँ इंटेंसिटी 0 है, सेंटर पर। तो मतलब स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टर, तीनों में सिमिलरिटी है क्या, कि बाहर इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सरफेस पर सेम के क्यू ओवर कैपिटल आर स्क्वायर। पहले दो में आपके पास स्फेरिकल सेल में, गोलीय कोश में और चालक गोले में, कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर इंटेंसिटी 0 थी, यहाँ 0 नहीं है। अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, सेंटर से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, सेंटर से सरफेस तक इंटेंसिटी बढ़ेगी और सेंटर पर आपके पास 0 है। अब बात आती है इन सब के लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की करते हैं। तो दोनों का ग्राफ देखते हैं कैसा होगा। तीनों के लिए अपन ग्राफ कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर तीनों के लिए अलग अलग ग्राफ शो करें,
तीनों के लिए बात करते हैं ग्राफ की। हम यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ स्मॉल r इक्वल्स टू 0, r दिखा रहे हैं, यहाँ इंटेंसिटी दिखा रहे हैं, यहाँ स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R होगा, यहाँ स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R होगा, वहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पहले स्फेरिकल सेल के लिए बिना इस फेयर को दिखाया कर देते हैं हम। यहां से चेंज होगी, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और यहाँ E इक्वल्स टू 0, यहाँ E इक्वल्स टू 0। ये किसके लिए है? स्फेरिकल सेल के लिए और कंडक्टिंग स्फेयर के लिए। अगर बात हो किसकी? नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए, तो यहाँ इंटेंसिटी 0 नहीं होगी, यहाँ ग्राफ होगा आपके पास इस तरीके से। ये है नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए, स्फेरिकल सेल के लिए, गोलीय कोश के लिए, कंडक्टिंग स्फेयर यानी कि चालक गोले के लिए, सब के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ है? सरफेस पर। सरफेस से दूर जाते हो तो डिक्रीज होगी, और सरफेस के अंदर जाते हो तो गोलीय कोश के लिए, स्फेरिकल सेल के लिए और कंडक्टिंग चालक आपके पास कंडक्टिंग स्फेयर के लिए इंटेंसिटी 0 होगी, और जो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है उसके लिए इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, सेंटर पर 0 हो जाएगी। तो ये हमने समझा गाउस का लॉ क्या था, गाउस लॉ, उसके एप्लीकेशंस की, कैसे अपन कंडक्टिंग स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर और स्फेरिकल सेल के लिए इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, और कैसे उनके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो आगे की चर्चा हम और जारी रखेंगे, आगे चलेंगे। आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिले, इसलिए सबसे पहले मेरा आपके पास चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।